दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश में पहले आम चुनाव दिसंबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में चले। क्या आप जानते हैं कि हमारी संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों, ये कुछ जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमें हमारे भारतीय इतिहास का पता होना चाहिए। हमें भारत के संविधान के बारे में आइडिया होना चाहिए। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपसे संसद की बात करी, मैंने आपसे राष्ट्रपति के बारे में बात करी, और भी मैंने आपसे आपके जो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में भी बताया। संसद के बारे में हमें विस्तार से समझना चाहिए क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, और जैसा कि हमारा संविधान देश की सर्वोच्च शक्ति को जनता के हाथों में निरूपित करता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस देश के अंदर सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है, तो वो जनता के हाथों में। जनता के बिना हमारे देश की सर्वोच्च संस्था, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, वो काम नहीं कर सकता। ये बात सही है कि हमारे द्वारा चुने हुए सांसद हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए वो लोग संविधान के अंदर संशोधन करते हैं और भारत के भविष्य के लिए क्या नीतियां सही होंगी उसका निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। डिजिटल तैयारी का ये चैनल जो आपके लिए इनिशिएटिव लेकर आया है, आप लोगों के कमेंट में देखता हूं, बहुत अच्छे कमेंट है। तो आइए बिना कोई समय गंवाए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा। मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि हमारे देश का जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन संसद या पार्लियामेंट जिसको आप बोलते हैं, ये 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके 3 पार्ट है। पहला मैंने कहा था लोकसभा, दूसरा मैंने आपसे कहा था राज्यसभा, और तीसरा मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपति। देखिए, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम राष्ट्रपति की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति है जो हमारी सरकार का संवैधानिक प्रमुख है। सारे कानून इसी के नाम से जारी किए जाते हैं। सरकार कोई भी काम करती है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति की मदद के लिए जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जिसे हम केंद्र की सरकार कहते हैं, उसका गठन कैसे होता है, वो किसके भाग होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैं चाहूंगा आप लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्यों के जान ले, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा को हम निम्न सदन या आम लोगों की सभा या अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित होता है। हर 5 साल में आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे, इसीलिए ये अस्थायी। लोकसभा में वर्तमान संविधान में कुल कितनी सीटें हैं? 552 सीटें। बात समझ रहे? इन 552 सीटों में से 7 सीटें जो हैं ये हमने आरक्षित की हैं जम्मू कश्मीर के वो प्रदेश जो आज हमारे पास नहीं है पर भविष्य में जरूर भारतीय क्षेत्र में शामिल होंगे, जिन पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। जब ये प्रदेश हमारे यहाँ शामिल होंगे तब यहाँ पर भी चुनाव करवाकर लोकसभा के लिए सदस्यों को चुनेंगे। तो दोस्तों, पीछे कितनी सीटें बची? 545। इन 545 सीटों में से दोस्तों 2 सीटें जो हैं हमने आरक्षित रखी है। किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, जिनके ऊपर कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारत के ऐसे नागरिक जिनके पिता या दादा ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, उनके नामों को आगे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति उनकर मोहर लगाता है और वो सीधे लोकसभा में चुनकर आ जाते हैं। पीछे बची दोस्तों 543 सीटें। इन 543 सीटों पर देश भर में कैसा चुनाव होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा? प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव से मतलब है आप, मैं, हमारे जैसे भारत के नागरिक बाकायदा इस चुनाव में वोट करते हैं और वोट करके लोकसभा का अपना सांसद चुनते हैं। तो हम कितने सांसदों को चुनकर संसद में भेजते हैं? हम 543 सांसदों को संसद में चुनकर भेजते हैं। हर राज्य के अंदर लोकसभा की सीटें फिक्स है। लोकसभा की सीटों का आवंटन किया हुआ है जो कि उस प्रदेश की जनसंख्या पर निर्भर करता है।
2 सदस्य आंग्ल भारतीय के रूप में चुने जाते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य बैठते हैं दोस्तों? 545। दूसरी तरफ मैं बात करूं राज्यसभा के सदस्यों की बात, तो देखिए राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या राज्यों की सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यों की सभा। देखिए ये स्थायी सदन है, अर्थात जिस प्रकार से हर 5 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव करने अनिवार्य है, वैसा राज्यसभा में नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है 6 वर्ष, परंतु वो पूरी की पूरी राज्यसभा एक साथ भंग नहीं होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/6 जो है वो रिटायर हो जाता है और उसकी जगह पर जो सीटें खाली हुई है सिर्फ वहीं पर चुनाव होते हैं। सीटों की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में आज की तारीख में कुल कितनी? 250 सीटें हैं। जब लोकसभा में अपने ने सीटें आरक्षित की हैं तो राज्यसभा में भी अपन को सीटें आरक्षित करनी होंगी। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए हमने कितनी? 5 सीटें आरक्षित कर रखी हैं। तो पीछे कितनी बच रही हैं? 245। इन 245 सीटों में से 12 सीटें जो हैं वो हमने कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा, इन क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, वो लोग बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करके सीधा राज्यसभा में भेज देता है। इसके लिए कोई चुनाव नहीं कराना होता है। हालांकि ये राष्ट्रपति जो है इन नामों की जो घोषणा है सिर्फ अपने स्तर पर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिन नामों को चुनते हैं वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाकर इन 12 सदस्यों को कहां भेजता है? राज्यसभा में भेजता है। तो देखिए पीछे कितनी सीटें बच गई? 233। इन 233 सीटों पर दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव से मेरा क्या मतलब है कि यहां पर आप डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। राज्यों के अंदर आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा के सांसद चुनते हैं और उन्हें भेजते हैं। यहां आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए कई बार पता ही नहीं चलता है कि राज्यसभा के चुनाव कब हो गए। जबकि लोकसभा का चुनाव ये तो एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें हम सभी इकट्ठे होते हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने पसंदीदा व्यक्ति, पसंदीदा पार्टी को चुनकर हम केंद्र में भेजते हैं। और इसी लोकसभा में जब बहुमत आता है, इसी लोकसभा में जब बहुमत आता है तो आपकी केंद्र की सरकार चुनी जाती है और इस केंद्र की सरकार का मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये संसदीय व्यवस्था है। इस प्रकार से आपने अपने सांसद चुने हैं, इस प्रकार से आपने अपनी सरकार चुनी है और अब ये सरकार आपके लिए नीति निर्माण करेगी, आपके लिए ये संसद के अंदर अनेक कानून बनाएगी, आपके लिए बजट बनाएगी और भारत के भविष्य के लिए क्या है इसका निर्णय लेगी। दोस्तों एक रफ आइडिया था। सीटों की संख्या याद रखिए, पूछी जाती है। कितनी सीटें संविधान के अनुसार रखी गई हैं, कितनी सीटें वास्तविक रूप में हैं, कितनी सीटों को रिजर्व किया गया है, कौन कौन सी सीटें मनोनीत सदस्यों के लिए हैं। इनको अपॉइंटेड या मनोनीत सदस्य कहा जाता है जिनके लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ। तो लोकसभा में मनोनीत कौन हो रहे हैं? 2 आंग्ल भारतीय हो रहे हैं और राज्यसभा में मनोनीत कौन हो रहे हैं? 12 सदस्य हो रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल आइडिया था, ये चार्ट आपको याद रखना है। पर इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें हैं जिन पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। रोज आप जब अखबार पढ़ते हैं तो इनसे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप सामने देखते होंगे। तो आइए बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगा लोकसभा की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, लोकसभा, सबसे पहले हम बात करें क्या ये संसद शब्द संविधान में जिक्र है इसका? क्या संसद संवैधानिक है? जी बिल्कुल संवैधानिक है। संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में यानी कि 79 के अंदर किया है। तो अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 आपको क्या कहता है? भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। बात समझ रहे? तो जो मैंने आपसे कहा ना कि संसद का मतलब कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपन क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। बात करें अगर हम लोकसभा की
तो देखिए लोकसभा संसद का निचला सदन है, लोकप्रिय सदन है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 530 तो राज्यों के अंदर है, जबकि 20 कितने यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, और 2 हमने किसके लिए रखी है? एंग्लो इंडियंस के लिए रखी है। पर अभी हमारे पास कितनी है? 545 सीटें पर ही चुनाव हो रहे हैं। 530 हमने राज्यों के लिए रखी है, 13 यूनियन टेरिटरीज के लिए और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए। आप ये याद रखें ना रखें, पर ये जरूर याद रखेंगे कि संसद में संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु वर्तमान में वहां पर कितनी सीटें हैं? 545। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये संख्या का जिक्र कहां है? अनुच्छेद 331 के अंदर है। मान लीजिए आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आपको सांसद बनना है, लोकसभा में जाना है, तो आपकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? दोस्तों, सबसे बड़ी योग्यता है आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। मत करने के लिए, वोट डालने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष की होनी चाहिए, परंतु आप लोकसभा का सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष की होनी चाहिए। चुनाव कैसे होंगे? देखिए, लोकसभा के सांसद के जो चुनाव होंगे वो आम चुनाव के जरिए होंगे। आम चुनाव का मतलब है कि इसमें आम जनता वोट करेगी। आम जनता वोट करेगी। आम जनता वोट कर कर आपको संसद के अंदर भेजेगी और लोकसभा के सभी सांसद वो जाकर दिल्ली में संसद में बैठेंगे। बात समझ रहे? अब संसद के अंदर आप देखें तो मैंने आपसे बताया कि टोटल हमारे अभी आज की तारीख में सीटें कितनी हैं? 545। तो मेजोरिटी कितनी होती है? तो देखो 547 का आधे से एक अधिक कर देंगे तो ये 271.5 आता है, तो 272। 272 का आंकड़ा लोकसभा में जिसके पास है, 272 सांसद लोकसभा में जिसके पास है, वो अपनी सरकार बनाएगा। बात समझ रहे? लोकसभा के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने सांसद आपके साथ होने चाहिए? लोकसभा के 272। लोकसभा के सांसद ही सरकार बना सकते हैं। राज्यसभा से कोई जीत कर आया है और वो सोचे कि मैं अपनी सरकार बना लूंगा, नहीं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है। बात समझ रहे? तो लोकसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर भेज रहे हैं। लोकसभा में सीधा आपका प्रतिनिधित्व है, आपके क्षेत्र के सांसद का प्रतिनिधित्व है। आपके क्षेत्र की समस्याओं को वो सीधा आप केंद्र के पटल पर रखेगा, वो सेंटर की टेबल पर रखेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा हमेशा आम चुनावों में चुनी जाती है जो हर 5 साल के अंदर किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश 5 साल से पहले लोकसभा भंग हो गई तो वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे और चुनाव करने के बाद फिर से लोकसभा के अंदर एक सरकार का गठन होगा। बात करते हैं कि लोकसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, ऐसा क्या करती है लोकसभा। लोकसभा के पास विशेषाधिकार क्या है? देखिए, वैसे तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अप्रूवमेंट चाहिए, दोनों की सहमति चाहिए, परंतु कुछ काम ऐसे हैं जो लोकसभा अकेले कर सकती है। जैसे कोई भी धन विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिल। कोई भी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक का अर्थ क्या है? देखिए, धन विधेयक का सीधा सीधा मतलब अगर आप लें तो आप लीजिएगा टैक्स से। आप लोगों के ऊपर कोई नया टैक्स लगाना है, पुराना टैक्स हटाना है, टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है, अगर इससे संबंधित कोई प्रस्ताव आया है तो उसको क्या माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का फैसला भी दोस्तों सिर्फ कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये लाइन वापस बोल रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक को बोलते हैं बिल। बात समझ रहे? प्रपोजल कह सकते हैं आप। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है और इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया फला बिल जो है वो एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसका मतलब उसे धन विधेयक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा, कोई अपोज नहीं कर सकता। कोई विधेयक जब धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है और वो लोकसभा में पास हो गया तो इसका मतलब कि वो कानून बन गया। राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं है।
जनरली क्या होता है, एक बिल लोकसभा में पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, फिर वो राज्यसभा में पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। परंतु जैसे ही उसके ऊपर टैग लग गया कि ये धन विधेयक है, तो अब लोकसभा ने अगर वो पारित कर दिया है तो राज्यसभा वाले उसको रोक नहीं सकते। राज्यसभा या तो 14 दिन के अंदर इज्जत से उसको साइन करके, उसको मेजोरिटी से पास करके पारित कर दे, नहीं तो 14 दिन के भीतर वो स्वतः पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुदानों की मांग सिर्फ लोकसभा में होती है। बेसिकली अनुदानों की मांग का यहां पर मतलब है बजट से। जो भी बजट बनाया जाता है उस पर सारे अधिकार किसके पास सुरक्षित है? लोकसभा के पास सुरक्षित है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बजट जो है ये एक धन विधेयक है। हालांकि बजट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, बात समझ रहे हैं? बजट के अंदर बहुत सारी चीजें टैक्स के अलावा कही जाती हैं, बट फिर भी बजट को क्या माना जाता है? एक मनी बिल माना जाता है, धन विधेयक माना जाता है। और मनी बिल पर तो सारे अधिकार किसके पास सुरक्षित है? लोकसभा के पास सुरक्षित है। आपके ऊपर कितना खर्चा करना है ये अनुदानों की मांग है कि साहब हमें इस बार शिक्षा के लिए 1000 करोड़ चाहिए, हमें सड़कें बनाने के लिए 5000 करोड़ चाहिए, हमें स्वास्थ्य और सुविधाओं को जुटाने के लिए हमें 10,000 करोड़ चाहिए। ये है अनुदानों की मांग, जो हर सरकार जब बजट पेश करती है तब पेश करती है संसद के सामने, लोकसभा के सामने। और लोकसभा में जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, और पारित होना ही पड़ता है क्योंकि लोकसभा में जो मेजोरिटी है उसी की तो सरकार है, तो बिल रोकेगा कौन? बिल रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए दोस्तों सरकार को अपनी कार्यप्रणाली चलाने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए बजट और धन विधेयक जैसी चीजों पर हमने सारा अधिकार किसको दिया है? लोकसभा को दिया है। लोकसभा की प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, या इस प्रकार से? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का जो पूरा मंत्रिमंडल है, जिसके अंदर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो भी मंत्री है, रक्षा मंत्री, ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी सांसद जो लोकसभा में बैठा है वो इनसे सवाल कर सकता है और इनको जवाब देना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद किसके लिए? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एक क्वेश्चन और, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति लोकसभा के पास है। मैंने आपको अनुच्छेद 352 बताया था। अनुच्छेद 352 में हमने कहा था कि राष्ट्रपति युद्ध की स्थिति में या देश के अंदर कोई अशांति हो जाए तो सारी पावर अपने हाथ में ले सकता है। ले तो सकता है, परंतु जब उसने पावर अपने हाथ में ले ली है तो सबसे पहले तो जो पावर हाथ में लेने के बाद का पहला महीना है तो उसे लोकसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। बात समझ रहे? इसका मतलब बकायदा लोकसभा में वोटिंग होगी। वोटिंग अगर मेजोरिटी से पास होती है तो राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। उसके 6 महीने के बाद फिर से वोटिंग होगी। अगर इन 6 महीने में फिर से वो बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति शासन लंबा चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर राष्ट्रपति के ऊपर हमने लोकसभा को रखा है। बात समझ रहे? राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगाना राष्ट्रपति के हाथ में है। हालांकि उसके अंदर भी उसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट की स्वीकृति लेना आवश्यक है, परंतु जब उसको प्रधानमंत्री और कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है उसके बाद भी वो अनंत काल तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। हर 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा से इस बात की परमिशन लेनी पड़ेगी। लोकसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लंबा चल सकता है। लोकसभा के सदस्यों का अगर आप कार्यकाल देखें तो, हालांकि मैं इसको आपको पीछे बता दिया है मैंने कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। हालांकि इसे कुछ कारणवश, कुछ परिस्थितियों में समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। जैसे अगर सरकार अविश्वास में आ जाए, यानी कि 272 सांसदों का समर्थन सरकार के पास नहीं है तो सरकार गिर सकती है। ऐसी स्थिति में लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी, भंग हो जाएगी, वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे। और जनरली तो 5 साल अगर आपने निकाल लिए हैं तो 5 साल निकालने के बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर से लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को बहुमत है उसकी सरकार बनेगी। क्या ये हमेशा 5 वर्ष ही था? एक बार दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाकर 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। ऐसा हुआ था 1976 में।
एक्चुअली इंदिरा गांधी जो है वो 1974-75 जब आया ना, उस समय इंदिरा गांधी की स्थिति, राजनीतिक स्थिति बड़ी वनरेबल थी, बहुत कमजोर हो गई थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने अपने प्रभावों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले तो 1975 में राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया, और उसके बाद उन्होंने मन मर्जी से संसद के अंदर बिल पारित करवाए। उसमें एक बिल ये भी था कि अब से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, क्योंकि उनकी जो पार्टी की सरकार थी, उनका कार्यकाल सरकार में कंप्लीट हो रहा था, चुनाव करवाने अनिवार्य थे, तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके उसको 1 साल आगे बढ़ा दिया। हालांकि बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब लोकसभा का कार्यकाल वापस कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो आज की तारीख में लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। 5 वर्ष कंप्लीट हो गए तो वापस से चुनाव होंगे ही होंगे। लोकसभा के जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। देखो, राष्ट्रपति आपने देख ही लिया है कि संसद के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति वही है, सारे काम उसी के नाम से हो रहे हैं। तो लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जब चाहे उसकी बैठक बुला सकता है। जब कभी भी सेशन शुरू होता है, संसद का सत्र शुरू होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का ही भाषण पढ़ा जाता है। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अगर एक बैठक आज खत्म हुई है तो अगले 6 महीनों के अंदर आपको दूसरी बैठक बुलानी अनिवार्य है। ऐसा, और दूसरा एक और है, यहाँ पर एक सांसद 6 महीने से ज्यादा एब्सेंट भी नहीं रह सकता, नहीं तो फिर उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होती है। इसीलिए सांसद जो है रोज, कई सारे सांसद आपने देखा होगा रोज संसद में नहीं जाते हैं, बट फ्रीक्वेंटली अपनी विजिट बना के रखते हैं। दूसरा एक बड़ा अच्छा है, इसको बोलते हैं कोरम। ये शब्द आपको कई बार आएगा कि लोकसभा का कोरम कितना है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। देखो, कोरम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपन एक क्लास में है, क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। 50 में से मैं कहता हूं कि भाई अगर 10 बच्चे कम से कम आएंगे तभी मैं क्लास शुरू करूंगा, नहीं तो भाई 40 बच्चे जो है वो मेरी क्लास से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कम से कम 10 बच्चे तो मेरी क्लास में हो तभी मैं क्लास शुरू करूंगा। ये मेरी क्लास का कोरम है। ऐसे कैसे? कोरम का मतलब है कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका 10%। 10% ले लो या 1/10 भाग कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो लोकसभा में कितने 545 है, 10% इसका कितना आ जाएगा 54.5 या 55। तो लोकसभा का कोरम कितना है, 55 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक 55 सदस्य आज उपस्थित नहीं है तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। 55 तो कम से कम जब भी लोकसभा का सत्र चल रहा है उपस्थित होने चाहिए। ऐसे कैसे राज्यसभा का भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, राज्यसभा में टोटल सीटें अभी अपन ने करी थी, कितनी थी 245, यानी कि 245 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा 24.5 या नियरली इक्वल टू 25। तो राज्यसभा का कोरम कितना है दोस्तों, राज्यसभा का कोरम है 25, लोकसभा का कोरम 55, राज्यसभा का कोरम 25। कोरम क्या है, वह न्यूनतम संख्या जितने सदस्य उपस्थित होंगे तो कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इतने न्यूनतम सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। आगे देखिए, लोकसभा का स्पीकर या जिसको आप लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है लोकसभा के स्पीकर का। लोकसभा का स्पीकर ही जो है वो पूरे सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। वही सांसदों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। संसद की गरिमा, संसद का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के अंदर जब वोटिंग होती है तो ऐसे तो अपना वोट नहीं देता है, परंतु कभी मामला टाई हो गया है, 50-50 हो गया है, तो निर्णायक मत जरूर दे सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो जनरली मेजोरिटी होती है। बेसिकली लोकसभा के जितने भी सांसद है वो आपस में से ही चुनते हैं। बट इसमें क्या है, जो हमेशा सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष का मतलब है जिसकी सरकार है उसी का स्पीकर बनता है। क्यों? अब लोकसभा का स्पीकर अगर लोकसभा के सांसदों को चुनना है तो ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी जिसकी है उसी की तो सत्ता है, उसी की तो सरकार है, तो उसी पार्टी का फिर लोकसभा स्पीकर बनेगा। ये तो दिखती बात है। तो संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्वयं करती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो हमेशा सत्ता पक्ष से चुना जाता है, जबकि उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष में से चुनने की प्रथा है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चयन करने की तारीख तय करता है। जैसे ही देखो सांसद चुन लिए जाते हैं, फिर वो संसद में पहुंचते हैं, फिर एक दिन राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि भाई इस दिन जो है सभी सांसद वोट करके लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे।
लोकसभा के देखिए जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या नाम था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आज की तारीख में वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। ध्यान रखेंगे आप। अब एक बात और है यहाँ पे, देखो क्या होता है, जब लोकसभा के नए नए सांसद चुन के जाते हैं ना, तो हाथों हाथ तो लोकसभा का अध्यक्ष चुनते नहीं है। मतलब जब आप एकदम क्लास में पहुंचे हैं, जैसे मान लीजिए आप चौथी क्लास में थे, अब 5वीं क्लास में चले गए, है ना। अब क्लास का नियम है कि हर क्लास के अंदर एक मॉनिटर हर साल चुना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए चौथी से आप 5वीं क्लास में गए हैं, आज आपका पहला दिन है। अब पहले दिन ही हाथों हाथ जाते ही तो आपका नया मॉनिटर नहीं चुन सकते ना, तो क्या करते हैं कि जो चौथी क्लास में आपका मॉनिटर था उसी को अपन अभी मॉनिटर मान लेते हैं। बात समझ रहे? या फिर आपकी क्लास में जो प्रथा है कि साहब ये आदमी बिल्कुल सही है, इसको आप मॉनिटर बना दीजिए कुछ समय के लिए। तो ऐसे ही जब तक लोकसभा का स्पीकर नहीं चुना जाता, एक प्रोटेम स्पीकर चुनने की प्रथा है। कौन सा स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। प्रोटेम स्पीकर चुनने की प्रथा है। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? देखो, प्रोटेम स्पीकर जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना गया है तब तक लोकसभा की कार्रवाई को चलाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जनरली क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है, उम्र में सबसे बड़ा सांसद होता है, उसको जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। उसका एक ही काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का जब तक चुनाव हो जाए तब तक तुम स्पीकर का काम करो। प्रोटेम स्पीकर कुछ और भी काम करता है, जैसे जो नए नए सांसद आए हैं इन सभी को शपथ दिलवाता है। स्पीकर के चयन तक लोकसभा के अध्यक्ष का काम करता है। बात समझ रहे? लोकसभा विघटन के पश्चात अगर कोई विधेयक जो रह गया था और इमीडिएटली उसको एड्रेस करना है तो उसको भी प्रोटेम स्पीकर जो है वो करता है कि भाई थोड़े समय के लिए, जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक मैं आपका काम कर दूंगा। तो दोस्तों ये लोकसभा का अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न काल क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। पर देखो मैं आपको उसमें नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि अपना जो पेपर अपन को देना है उसके अंदर इतनी डीप में जाके जानकारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं, जितनी बातें आपको बता रहा हूं, आप बस उनको बैठाते जाइए। तो मैंने आपसे लोकसभा के बारे में क्या क्या बात करी। मैंने आपसे कहा लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोगों की सभा इस नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सीटें हैं, परंतु 7 सीटें हमने रिजर्व रख रखी हैं, तो 545 सीटें ही आज की तारीख में लोकसभा में है। इसमें से 2 सीटें हमने एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रखी हैं। 543 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इन 543 सांसदों में से 272 सांसद जिस पार्टी के हैं वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है। वो पार्टी जो है उसमें जो मेजोरिटी है वो अपना बहुमत दल का नेता चुनती है, उसी को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा के सांसद अपने में से चुनते हैं। जनरली जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति है वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, और आज तक ये परंपरा रही है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा कहां से? विपक्षी पार्टी से चुना जाता है। इसका कारण है, ऐसा मानते हैं कि लोकसभा का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो एकदम न्यूट्रल होगा। अध्यक्ष बनने के बाद ना आप सत्ता पक्ष के हैं ना आप विपक्ष के हैं, आप दोनों को एक तरीके से ही ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों हमने बात करी लोकसभा की। जो चीजें मैंने आपसे कही हैं, जिन चीजों पर मैंने बार बार टिक किया है, आप उनको जरूर याद रखें। आगे देखिए हम बात करेंगे राज्यसभा की। बड़ी इंपॉर्टेंट है राज्यसभा। जब भारत देश का गठन हो रहा था तो आपको पता ही है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। हम यूनियन है। हमने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इस भारत देश का निर्माण किया है। तो देखिए हमने ये कहा उन राज्यों से कि देखिए आप लोग अपने राज्यों को हमारे भारत देश में मिलाइए, और इस भारत देश में इस बात की हम व्यवस्था करेंगे कि राज्य जो हैं वो अपना अपना कंसर्न, वो अपनी अपनी बात सीधा आके कहां रख सके? केंद्र के अंदर रख सके, संसद के अंदर आकर रख सके। इसके लिए हमने राज्यसभा का गठन किया है। राज्यसभा के अंदर सदस्यों को भेजने का अधिकार सीधा सीधा राज्य की सरकारों के पास है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सांसद कैसे चुनते हैं हम? राज्यसभा में आज की तारीख में 245 सीटें हैं।
इसमें से 12 सीटें हमने वो जो शिक्षा, साहित्य, मनोरंजन, सिनेमा, इनसे क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए रिजर्व रखी है। पीछे बची 233 सीटें। इन 233 सीटों में राज्यसभा का जो सांसद चुना जाता है वो विधायकों द्वारा चुना जाता है। विधायक आप समझते हैं ना, एमएलए। किसी राज्य के जो विधायक हैं वो अपने राज्य का सांसद राज्यसभा से चुनकर भेजते हैं। और विधायकों को किसने चुना है? आप लोगों ने चुना है, अपने राज्य की सरकार बनाने के लिए चुना है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा का जो सांसद चुना जाता है उसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके द्वारा चुने गए किसी प्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर पहले बता देता हूं फिर वापस आ जाएंगे। देखो, एक तो है राज्य सभा सदस्य का कार्यकाल। देखो, राज्यसभा सदस्य को जब चुना जाता है तो वो 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। लोकसभा वाला कितने टाइम तक रहता है? 5 साल तक। राज्यसभा वाला कितने टाइम तक रहता है? 6 साल तक। अब एक बात और, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/6 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 6 वर्ष का होना चाहिए। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3, 1/6 नहीं है, माफ कीजिएगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि पहली बार चुनाव होकर जब सांसद चुने गए वो कब हुआ? 1952 में हुआ। पहली बार 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चुनकर पहुंचे। 2 साल हो गए। 1952 के बाद 2 साल हो गए, आ गया क्या? 1954। तो अपना उसूल क्या था कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होने चाहिए। तो अपन ने क्या किया? 6 वर्ष तो किसी भी सांसद के कंप्लीट नहीं हुए, तो अपन ने सब सांसदों के नाम लिखे और उनकी लॉटरी बना दी। लॉटरी के अंदर से पर्चियां निकाली और 1/6 सांसद की पर्चियां निकाल दी। जिस जिसका नाम आया, भले ही उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी हमने उनको रिटायर कर दिया। जो सीट खाली हुई वहां पे नए 1/3 सांसद चुन के आ गए। फिर अगला साल आया 1956। 1956 में फिर से 2 साल कंप्लीट हो गए, यानी जो आदमी 1952 में चुना गया था अब उसके 4 साल कंप्लीट हो गए। 1952 में जो चुने थे उसमें से 1/3 तो अपन ने 1954 में रिटायर कर दिए, नए मिला लिए, और 1954 में अपन ने फिर से जो बचे हुए थे उनके 1/3 रिटायर कर दी। बात समझ रहे? जो सीटें खाली हुई वहां पे वापस चुनाव करा दिए। अब आया 1958। तो देखो, आप जब 1/3 + 1/3 + 1/3 जोड़ोगे तब टोटल 1 आएगा ना। तो यानी कि ये 2 1/3 सांसद जो थे ये तो आपने 2 बार में रिटायर कर ही दिए। पीछे तो अब सिर्फ वही सांसद बचे हैं जो 1952 में सेलेक्ट हुए थे, जिनका नाम इन 2 लॉटरी में नहीं आया। तो अब तुम ही लोग जाओगे, क्योंकि 6 साल हो गए 1952 से लेके 1958 तक। अब तुम ही लोग बचे हो जिनको इस लॉटरी के अंदर बाहर नहीं निकाला गया था। अब आपके कार्यकाल कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो अब आप देखो, एक साइकिल बन गई है। अब जैसे 1960 आएगा तो अब 1960 में 1954 में जो सांसद बने थे 1960 में उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो, अब 1956 में जो सांसद बने थे उनका 1962 में, एंड सो ऑन, लगातार ये प्रोसेस चलता रहा। तो इस प्रकार से राज्यसभा कभी खाली नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। 2 लाइनें याद रखो, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर कर दिए जाते हैं। अब देखो, राज्यसभा का सदस्य कहां गया? कुछ और बातें देख लीजिए इसमें। ये मैंने बता दी आपको, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों से 229, 4 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, बाकी 12 मनोनीत सदस्य आते हैं। ये तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ये देखो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे लोकसभा का सांसद आपको बनना था तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 25 वर्ष। परंतु राज्यसभा का सांसद आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बात समझ रहे?
राज्यसभा का सांसद जिस राज्य से चुना जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उस राज्य का निवासी होना चाहिए, वो पूरे भारत में कहीं से भी चुनकर आ सकता है। जैसे अभी हाल की बात है, राजस्थान से अभी पिछले साल 2019 में मनमोहन सिंह को राज्यसभा से चुनकर संसद में भेजा गया है। मनमोहन सिंह को उससे पहले भी असम से राज्यसभा सीट से भेजा गया है। कई बार जो ऐसे सांसद होते हैं, कई बार ऐसा होता है चुनाव नहीं जीत पाते लोकसभा का, तो उन्हें राज्यसभा से सांसद बना के भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब है राज्यसभा में चुनने वाले जो राज्यों के सांसद हैं, कोई जरूरी नहीं है उस राज्य के निवासी हो, उनकी एक ही योग्यता होनी चाहिए। क्या? उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष, हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, मैंने आपको पिछला लेक्चर जब बताया था, मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति के बारे में। मैंने कहा था उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा काम है कि ये राज्यसभा का सभापति होता है। मतलब राज्यसभा के लिए कभी भी उसके अध्यक्ष का चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपने उपराष्ट्रपति चुन लिया है तो आपने राज्यसभा का सभापति भी चुन लिया है। हालांकि राज्यसभा का उपसभापति चुनने के लिए वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो आप लोकसभा का अध्यक्ष चुनने के लिए निभाते हैं। जितने सांसद हैं वो सभी अपने बीच में से मेजोरिटी से उपसभापति का चुनाव करेंगे। सभापति का चुनाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति स्वयं है। बात समझ रहे हैं? राज्यसभा के स्पेशल काम क्या है? क्या राज्यसभा के पास भी कोई स्पेशल शक्ति है? हाँ है। देखो, मैंने आपको याद है एक बार बताई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात समझ रहे हैं? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपसे कहा था सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, विषय लिखे हुए हैं, उन पर सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में जो विषय लिखे गए हैं उन पर सिर्फ राज्य कानून बनाएंगे, और समवर्ती सूची में जो विषय लिखे गए हैं उन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, है ना। केंद्र की सरकार अलग चलती है, राज्य की सरकारें अलग चलती है। अगर भविष्य में ऐसा कभी हो जाए कि कोई विषय जो कि राज्य सूची का है, जैसे वर्तमान में आप देखें तो आबकारी, आबकारी का मतलब है कि जो ये लिक्कर होता है, ये शराब वगैरह जो है, इसके ऊपर टैक्स लगाने का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स को मेंटेन करती है, वो अपने हिसाब से टैक्स लगा सकती है। मान लो भविष्य में जरूरत पड़ जाए कि नहीं यार, ये जो आबकारी है या लिक्कर के ऊपर जो टैक्स है ये सेंटर डिसाइड करेगा, पूरे भारत में लिक्कर के ऊपर टैक्स एक ही होना चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स नहीं होना चाहिए, तो केंद्र सूची के अंदर डालना पड़ेगा ना उस सब्जेक्ट को, है ना, क्योंकि वो अभी तो किस में है? स्टेट लिस्ट में, यानी कि स्टेट का राइट है उसके ऊपर कानून बनाना। केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा कभी भी राज्य सूची का कोई विषय बिना राज्यसभा की मंजूरी के केंद्रीय सूची में नहीं डाल सकती। मतलब अगर कोई विषय जो कि राज्य सूची का है और सरकार चाहती है कि उसे सेंट्रल लिस्ट में डाला जाए, तो इसके लिए हमेशा सबसे पहले आगे कौन आएगा? राज्यसभा आएगी। कभी भी लोकसभा इस बात के लिए पहल नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ करना है तो इसकी पहल हमेशा कौन करेगा? राज्य सूची करेगी, ये राज्यसभा करेगी। एक बात और है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। देखो, आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर जो भी डीएम, एसडीएम वगैरह चुने जाते हैं, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर चुने जाते हैं, फिर उनको हर राज्यों में भेजा जाता है। उनको मान लीजिए अलग अलग कैडर दिए जाते हैं, दिल्ली, यूपी, अलग अलग, है ना। तो मतलब सेंटर एग्जाम ले रहा है, यूपीएससी सेंटर का है, और फिर राज्यों के अंदर वो अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। मान लो अगर भविष्य में कभी ऐसा हो जाए कि साहब किसी नई अखिल भारतीय सेवा की, यानी कि एक और कोई नेशनल लेवल की आपको विज्ञप्ति या कोई नई सर्विस का गठन करना है, तो राज्यसभा उसके लिए पहल कर सकती है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, पहले क्या होता था, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन दोनों का एक ही एग्जाम होता था, सिंगल एग्जाम होता था। मतलब आप यूपीएससी के लिए फाइट करो, आपकी जो रैंक बनेगी उसके हिसाब से हम आपको आईएएस और आईपीएस, आईएफएस जो भी है वो बता देंगे। 1966 के अंदर क्या हुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवा को अलग कर दिया गया, भारतीय वन सेवा को अलग कर दिया गया।
मतलब आज की तारीख में अगर आपको भारतीय वन सेवा में जाना है, फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, तो आपको अलग एग्जाम देना पड़ेगा। हो सकता है मान लीजिए जैसे आज की तारीख में आईएएस है या आईपीएस है, ये बनने के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ता है, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। अगर भविष्य में ऐसा हो जाए कि नहीं साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है उसके लिए एग्जाम ही अलग होना चाहिए, तो इसकी सिफारिश सिर्फ कौन कर सकता है? राज्यसभा ही कर सकती है। राज्यसभा की सिफारिश के बिना किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन नहीं हो सकता है। और फाइनली एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो किसका प्रधान है? वो राज्यसभा का प्रधान है, वो राज्यसभा का सभापति है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले कौन लाएगा? हमेशा राज्यसभा लाएगी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हमेशा कहां आएगा? राज्यसभा में ही आएगा। तो दोस्तों आपने देखा राज्यसभा की कितनी शक्ति है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपसे ये चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में बस एक खाका बैठाएं कि यार एक लोकसभा का सांसद कैसे चुना जाता है, एक राज्यसभा का सांसद कैसे चुना जाता है, हमारी केंद्र की सरकार कैसे बनती है। अब जब आप केंद्र की सरकार बनाते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री चुनते हैं, मंत्रिपरिषद चुनते हैं, मंत्रिमंडल चुनते हैं, तो सिर्फ सांसद होना जरूरी है। आप चाहे लोकसभा से सांसद है, चाहे राज्यसभा से सांसद है, आप सरकार का पार्ट हो सकते हैं, आप सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे लोग, जैसे मैं एक लेटेस्ट किस्सा बताऊं तो अरुण जेटली, हालांकि उनके देहांत हो गया, अरुण जेटली 2014 में अमृतसर से चुनाव हार गए थे, परंतु उनको राज्यसभा से सांसद बना के सरकार की ने वित्त मंत्री का पद दे दिया। बात समझ रहे? वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। मैंने आपसे कहा ना कि आपको सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी कहां लानी है? लोकसभा में लानी है। परंतु आप सरकार के अंदर जाने के लिए आप लोकसभा से भी जा सकते हैं और राज्यसभा से भी जा सकते हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण अंग है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या याद रखोगे राज्यसभा के लिए? राज्यसभा के अंदर टोटल कितने सदस्य? संविधान के अनुसार 250। आज की तारीख में कितने? 245। इसमें से कितनी सीटें अपन ने उनके लिए रिजर्व रखी है जिस पर राष्ट्रपति मनोनयन करता है? 12 सीटें रिजर्व रखी है ना। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में कितने सदस्य? 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। योग्यता कितनी है राज्यसभा सदस्य बनने की? 30 वर्ष। क्लियर है यहाँ पे? ओके। तो दोस्तों ये था हमारा संसदीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। देखो मैं मानता हूं इस बात को, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, है ना। पहली बार पढ़ने में दोस्तों दिक्कत आती है। अगर आप पहले 3-4 बार पढ़ चुके हैं इसको, तो मेरे लेक्चर बिल्कुल आपके दिमाग पे जाके टकरा रहे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी किसी को दिक्कत आती है कि नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आई है, ये चीज क्या है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होता है मैं उसमें जरूर आपका क्वेश्चन लूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप बेझिझक बेधड़क होके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।